मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सिर्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक वर्कशीट आपसे डिस्कस करूंगा ऑल्टरनेटिंग करंट पे। तो सबसे पहले हमें एक एसी वोल्टेज दिया हुआ है जिसको हमने रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया हुआ है, और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना है इम्पीडेंस। तो क्योंकि ये प्योर रेजिस्टेंस है तो जो इम्पीडेंस होगा वो आपका रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा 10 ओम। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है करंट। तो करंट प्योर रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेस में होते हैं, मतलब ये जो फेस है इसका और करंट का सेम ही होगा, और जो एम्पलीट्यूड होगा करंट का उसको लिख सकते हैं V नॉट बाई जेड साइन ऑफ 100 बाई 10। यहाँ पे z का वैल्यू 10 है, तो इसको अगर आप 10 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 100 बाई 10 साइन 100 बाई 10। 100 बाई 10 10 होगा तो 10 साइन पाई टी आ जाएगा। तो यहाँ से आप करंट फाइंड कर सकते हैं सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज पावर। तो हमें पता है एवरेज पावर होता है VRMS IRMS cos फाई। वोल्टेज का RMS वैल्यू क्योंकि साइनसोइडल फंक्शन है 1/√2 होगा, तो RMS हो जाएगा 100/√2। करंट का भी RMS होगा 10/√2 इंटू एंगल 0 है। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे 100 इंटू 10,000, 1000/2 500 वोल्ट आ जाएगा। दैट विल बी एवरेज पावर डिलीवर्ड इन द सर्किट। आइए नेक्स्ट इसमें मूव करते हैं। कैपेसिटर आपको दिया हुआ है जिसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरड। इसको भी आपने एसी वोल्टेज के अक्रॉस लगाया। सो सबसे पहले पूछा है इसका XC माने कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो XC होता है यहाँ पे 1/ωc, वैल्यूज पुट करेंगे आप 10 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है करंट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से बाय पाई। तो इसका माने करंट को लिख सकते हैं V नॉट अपॉन XC है, तो एम्पलीट्यूड हो गया करंट का, इनटू साइन ऑफ 10⁻40 प्लस π/2, क्योंकि करंट लीड करेगा वोल्टेज से फेज में बाय π/2। ये कॉन्सेप्ट है कैपेसिटेंस अक्रॉस एसी वोल्टेज। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा। इसको फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो करंट आएगा 10 साइन 10⁻40 प्लस π/2, यहाँ से लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एवरेज पावर। तो एवरेज पावर VRMS इंटू cos फाई, फाई यहाँ पे π/2 है, तो एवरेज पावर कैपेसिटर में 0 आ जाएगा। ध्यान देने की बात है कॉन्सेप्ट की कि किसी कैपेसिटर में या इनफैक्ट इंडक्टर में जो एवरेज पावर इंड्यूस्ड है वो 0 होता है, क्योंकि इसमें साइकिल्स की फॉर्म में चलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल। तो जितना पॉजिटिव साइकिल में पावर दिया उतना नेगेटिव साइकिल में एब्जॉर्ब कर लेगा, तो नेट पावर एवरेज 0 आ जाता है एक कंप्लीट सर्किट में। ये इसका कॉन्सेप्ट है। आइए अब इसमें एक इंडक्टर लगा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपसे इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है जो कि होता है आपका ओमेगा एल। ओमेगा यहाँ पे 10⁻4 है, इंडक्टेंस दिया हुआ 2 मिली हेनरी, मिली माने 10⁻³ और इसका ऐसा यूनिट ओम होगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे आपका 20 ओम। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा है आई। तो अब कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि इंडक्टर के केस में करंट लैग करेगा बाय π/2। तो यहाँ पे अगर मैं करंट का वैल्यू लिखूँ तो इसको लिखा जा सकता है V नॉट अपॉन XL, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, और साइन ऑफ 10⁻40 माइनस π/2। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा 100/20 साइन ऑफ 10⁻40 माइनस π/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5 साइन ऑफ 10⁻40 माइनस π/2। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर एवरेज करंट एवरेज पावर पूछा है तो सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। एवरेज पावर हो जाएगा कि VRMS IRMS cos फाई, और यहाँ पे क्योंकि फेज डिफरेंस अगेन π/2 है तो इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज पावर यहाँ से भी आपका 0 आ जाएगा। तो इस केस में भी एवरेज पावर 0 होगा। अब इन तीनों के कंबाइंड एप्लीकेशन पे बेस्ड है एक RLC सर्किट। आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस है 10 ओम और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 20 ओम। तो सबसे पहले आपसे पूछा इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो इम्पीडेंस का कंसेप्ट होता है कि Z इज इक्वल्स टू, ये आएगा आपका √R² प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये √5² XC है 20 माइनस 10 होल स्क्वायर आ जाएगा। ये सॉल्व करके आपका 25 और ये आएगा आपका 100 √125 ओम। तो ये लगभग 11.1 ओम के आसपास आपका आ जाएगा। दैट विल बी इम्पीडेंस ऑफ दिस पार्टिकुलर सर्किट। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा है इसमें करंट। तो करंट को आप लिख सकते हैं एज V नॉट बाई जेड साइन ऑफ। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि इसमें डोमिनेट क्या कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि XC ज़्यादा है, 20 ओम है, तो XC डोमिनेट करेगा, मतलब ये सर्किट कैपेसिटिव डोमिनेंट होगा। और अगर कैपेसिटिव डोमिनेंट है इसका मतलब करंट यहाँ पे लीड करेगा बाई वोल्टेज। तो I को लिखा जा सकता है V नॉट बाई जेड साइन 100t
प्लस कोई एंगल अल्फा मान लीजिए, तो करंट ये हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आपका आ जाएगा जी 10/√125 साइन ऑफ 100t प्लस अल्फा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया अगेन अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए आप इम्पीडेंस डायग्राम बना लीजिए, ये अल्फा है, तो ये वाला जो साइड है वो XC माइनस XL होगा, मतलब 10, और ये वाला 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 10 अल्फा आपका 2 आ जाएगा, तो अल्फा यहाँ से आपका 10 इनवर्स ऑफ 2 आ जाएगा। थोड़ा सा स्पेस कम है तो थोड़ा सा मैनेज करें, कंसेप्ट समझ के चलें, अल्फा 10 इनवर्स 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका करंट आ जाएगा। एवरेज पावर आपसे पूछा है, तो एवरेज पावर होता है VRMS IRMS कोस फेज डिफरेंस अल्फा होगा। तो RMS वैल्यू वोल्टेज का 10/√2, करंट का RMS वोल्टेज 10/√125 इंटू 1/√2, और यहाँ पे 10 अल्फा 2 है, तो कोस अल्फा अगर आप लिखेंगे ये 2:1 है, √5 आ जाएगा, 1/√5 आ जाएगा इंटू 1/√5। तो ये आपका सर्किट में एवरेज पावर डिसिपेटेड आ जाएगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सर्किट। अब यहाँ पे क्या है, XL इज ग्रेटर देन XC, तो सर्किट इज कैपेसिटिव डोमिनेंट, तो सर्किट आपका कैपेसिटिव डोमिनेंट होगा। और अगर कैपेसिटिव डोमिनेंट है तो इसका मतलब है I लीड करेगा वोल्टेज को, ये। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा आपका फ्रीक्वेंसी कौन सा है, तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे XL अगर XC से बड़ा है और कैपेसिटिव डोमिनेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के इक्वल आती है, तो हमें पता है रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस है तो XL XC हो जाता, करंट सर्किट में मैक्सिमम हो जाता, और करंट का जो वैल्यू है वो आता आपका V0/R, तो करंट का वैल्यू हो जाता है जी आपका 10/5 माने 2 एम्पीयर। तो ये इसकी एनालिसिस हो सकती है। तो ये आपने देखा है छोटे से वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर और फिर RLC सर्किट एज ए कंबाइंड एप्लीकेशन। इन वीडियोस को बनाने का पर्पज है कि आप जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं उसके पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आप करें, ताकि आपको उसके बेसिक टर्म्स, बेसिक वोकैबुलरी, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक ट्रिक्स, कहाँ आप फंस सकते हैं, कहाँ आप गलत कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें एकदम पॉइंट्स में होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। बार बार अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो आपका माइंड ब्रेन सिस्टम वर्क कर रहा है, उसके एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। रिवाइज करते हैं आप उसको बार बार, तो आपके अंदर एक पैटर्न डेवलप होता है, और वही पैटर्न यूज होते हैं एग्जाम क्रैक करने के लिए। जेईई नीट की बात करूँ तो उसमें लगभग 6000 A4 साइज पेजेस हैं, एग्जाम में 25 से 30 पेज आते हैं, और लगभग ऐसे ही 3000 पैटर्न्स हैं। तो कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके जो पैटर्न्स फैच करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट है पैटर्न्स फैच करने का, उनको सीखने का, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का, क्योंकि सारा खेल पैटर्न्स का है। जो बच्चे पैटर्न बेस्ड स्टडी करते हैं, एक स्ट्रेटेजी के साथ स्टडी करते हैं, पैटर्न्स बनाना सीख लेते हैं, वो सीख लेते हैं कि माइंड और ब्रेन को कैसे कोऑर्डिनेट करना है। क्वेश्चन जब आएगा तो उनके अंदर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, माइंड और ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है, शुरू में उनको थोड़ा सा एंजाइटी होगा, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, डिप्रेशन होगा, लो फीलिंग्स होंगी। तो ये जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये शो करते हैं कि आपके माइंड ब्रेन का कोऑर्डिनेशन अभी नहीं हो पा रहा है, तो उसको सीखने के लिए ही आप क्वेश्चंस करें। आपने देखा होगा जब आप कोई क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ही कुछ अलग अजीब सा कुछ हो रहा है, कुछ एंजाइटी आपको होगा। दैट इज बिकॉज ब्रेन और माइंड कोऑर्डिनेट हो रहे हैं आपस में। आपका माइंड ब्रेन सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है थोड़ी देर के लिए, बिकॉज इट्स सर्चिंग फॉर द करेक्ट फ्रीक्वेंसीज। तो सारा खेल यहाँ पे माइंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन का है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले आपके ब्रेन में जाती है, ब्रेन में एक पैटर्न बनता है, अलग अलग पार्ट्स ब्रेन के उस पर काम करेंगे, आप सोचेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, याद करेंगे, तो एक पैटर्न बनेगा। वो पैटर्न जब बन जाएगा वो ट्रांसफर होगा आपके माइंड में। माइंड के भी 3 लेवल्स, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ये 1 वे प्रोसेस है फर्स्ट। लेकिन जब आप रिवाइज करेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इसका उल्टा प्रोसेस होता है। मान लीजिए आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ब्रेन काम करना स्टार्ट करेगा कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, किस सब टॉपिक का है, कौन सा फैक्ट। तो ऐसे हियरचिकल एक सर्चिंग मैकेनिज्म जैसे गूगल का होता है आपके, उसमें काम करेगा। फिर वहाँ से करेक्ट डेटा आप फैच कर पाते हैं कि नहीं, इस पर डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो एवरीथिंग इज अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो आज के समय में अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छा करें, तो एग्जाम क्रैक करें, तो उसके लिए सबसे पहले यू नीड टू हैव स्किल्स। फेक बंदे चल नहीं पाएंगे, क्योंकि देखा होगा आपने एग्जाम पे भी भरोसा नहीं है कि एग्जाम में लीक हो जाता है, उसमें भी श्योर नहीं है कि एग्जाम क्लियर करके किसी बच्चे का रह गया तो सही ही हो, बिकॉज सिचुएशन ऐसी चल रही। नीट का आपने देखा ही होगा 2026 का केस। तो इसलिए कोई भी जो अच्छी कंपनी है वो दोबारा से आपकी टेस्टिंग करेगी, आपकी वर्किंग करेगी, और इस समय वही टिक पाएगा बंदा जिसमें स्किल्स होंगे,
420 जो बंदे फ्रॉड जो लोग हैं वो टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति, हर अच्छी कंपनी आपके वर्क को देखेगी, आपसे काम करा के देखेगी, टेस्टिंग करेगी, आपका मेंटल स्किल्स आपका टेस्ट करेगी, कैसे आपके माइंड सिस्टम काम करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में कुछ अच्छा हो, तो अभी से अपने स्किल्स पे काम करें, तभी आने वाले समय में आप जॉब प्राप्त कर पाएंगे, कुछ काम कर पाएंगे आप, और नेम, फेम और मनी फैच कर पाएंगे और अपनी ब्रेड एंड बटर अर्न कर पाएंगे। सो मेंटल skills are a core requirement of today's dynamic world. So you have seen that I have tried to encapsulate the entire concepts related to resistance, inductance, capacitance and series RLC circuit, various concept of resonance into a short video, so that you can cross check your preparation. Still, if you have any doubts, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.